भी एग्जाम एकेडमी में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम 3 क्लास कर चुके हैं, ये हमारी पॉलिटी की रिवीजन सीरीज चल रही है और ये हमारी आज 4th क्लास है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होते क्या है? एक दो छोटी सी एक परिभाषा दी गई है। वो ये है, संविधान में सम्मिलित और राज्य द्वारा मान्यता प्रदान किए गए अधिकार। यानी कि वे अधिकार जो संविधान में सम्मिलित हैं और उनको राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, वो मौलिक अधिकार है। सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ पर लागू हुए थे और इनकी बात सर्वप्रथम कहाँ चली थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। तो ये सर्वप्रथम ब्रिटेन में लागू हुए थे 1215 में। इनको उस टाइम पे बोला गया था मैग्ना कार्टा। ये याद रखना, सर्वप्रथम ब्रिटेन और मैग्ना कार्टा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जी विश्व में तो सबसे पहले ब्रिटेन में बात चली थी, भारत में सबसे पहले इनकी बात कब हुई थी? भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, जब उन्होंने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था। अब अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार वर्णित हैं और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बात करते हैं कि जब संविधान लागू हुआ था शुरुआत में भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, वो था आपका संपत्ति का अधिकार। वो 44वां संविधान संशोधन 1976 नहीं है, ये 1978 है। मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया क्योंकि हमेशा वही क्वेश्चन याद रहता है, 42वां। तो बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके मूल अधिकार से हटाकर इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 के में दिखाया गया है। देखो ये वाली चीज आप यहाँ भी देख सकते हो। संपत्ति के अधिकार का प्रावधान भी था, किंतु संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर एक वैधानिक कानून बना दिया। देखो मैंने अपने पेन से भी लिखा हुआ था अपने लिए 300 के। ठीक है जी। अब हमारे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम बढ़ते हैं आगे। पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं है। आर्टिकल 13, संसद या राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को समाप्त या कम करता हो। अनुच्छेद 13 बात करता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करता हो या फिर कम करता हो। अब हमारा पहला मौलिक अधिकार, पहला टॉपिक, समता का अधिकार। इसके अंदर 4 हैं अनुच्छेद आपके, 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार। जो आपका आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14, वो बोलता है कि कानून के समक्ष समता, यानी कि सभी लोग कानून के सामने एक बराबर है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। ये जो है आपका संविधान बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 14 हो गया। आर्टिकल 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसकी जाति, उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी ये जो सरकारी पद आते हैं, एक तरीका से सरकारी नौकरी जो होती है उनमें सबको समान अवसर दिया जाएगा। भाई देखो, ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये हर किसी को दिए गए हैं भारत में जो नागरिक है, लेकिन इन सब के कुछ ना कुछ अपवाद हैं। वो मैं आपको बाद में जब बेसिक वाली सीरीज पढ़ाऊंगा ना, जब पढ़ाऊंगा, अभी रिवीजन में मैं सिर्फ फटाफट बता रहा हूँ। कहीं आप में से कुछ लोग बोलोगे कि सर सर ओबीसी को तो कोटा मिलता है, इसको वो मिलता है, तो वो कुछ जो है अपवाद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। ये बोलता है अनुच्छेद 17। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में यही लिखा आता है, छुआछूत लिखा नहीं आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। भारत में आप शिक्षा और सेना के अलावा कोई भी अन्य उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर कोई करते हो तो उसके लिए पहले आपको राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होती है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं दूसरे मौलिक अधिकार पे, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 का पार्ट ए बोलता है भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, और इसी 19 में आती है प्रेस की स्वतंत्रता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको जरूर याद कर लेना। भी शांतिपूर्वक तथा निरायुध सभा की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि आप लोग कहीं भी इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक, और निरायुध का मतलब है बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा कर सकते हो।
और क्या क्या स्वतंत्रता है? देश में आने जाने की, आप देश में कहीं भी आ सकते हो, जा सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ अपवाद है, वो बाद में पढ़ाएंगे। देश में निवास करने की, यानी कि आप देश में के किसी भी राज्य में निवास कर सकते हो, रह सकते हो, ठीक है जी। आगे, व्यापार कार्य करने की स्वतंत्रता, ये सब आपके 19 में आते हैं, आर्टिकल 19 में, कि आप भारत में कोई भी, हर व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है, कार्य कर सकता है, ठीक है जी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब एक अपराध के लिए एक व्यक्ति पर एक ही मुकदमा चलाया जाएगा और उसको एक ही दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति पर एक, मतलब एक के लिए कई कई मुकदमे चला दें और उसको कई बार उसको दंड भी दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने विरुद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध, यानी कि वो खुद के लिए गवाही नहीं दे सकता है अपने ही खिलाफ, ये जो है विधि के विरुद्ध है, आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 21, जीवन की रक्षा व दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब है कि बिना विधि के किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है। और इसमें और भी कई सारी चीजें हैं कि प्राइवेसी भी आपका एक मूल अधिकार है, विदेश जाना भी आपका एक मूल अधिकार है, निशुल्क विधिक सहायता लेना आपका मूल अधिकार है, पसंद के जीवन साथी से शादी करना आपका एक मूल अधिकार है, और शिक्षा पाने का अधिकार भी आपका मूल अधिकार है। इसमें से जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन में, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो पूछा जाता है ये, एक तो निजता वाला, एक प्रेस हो, एक विदेश जाने वाला, यही दो क्वेश्चन इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मतलब इसके जो पूछे जाते हैं बार बार आर्टिकल 21 से। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 22, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, इसका तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो उसको जो है पहले ये जानकारी दी जाएगी कि आपको इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है जी। और उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को। ये क्वेश्चन बहुत ही, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, फंडामेंटल राइट वाले सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट ही होते हैं, आप इनको तो रट ही लो। आगे बढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23, बलपूर्वक श्रम, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करा सकते हैं, ठीक है। मानव का अवैध व्यापार, यानी कि किसी भी व्यक्ति को खरीदना या बेचना, यह भी एक दंडनीय अपराध है और ये मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 24 बहुत बार पूछा गया है, ना जाने कितनी बार, कि बाल मजदूरी, बाल श्रम का जो है वो कौन से अनुच्छेद में आता है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कराना फैक्ट्री वगैरह में, ये एक दंडनीय अपराध है, ये आपका आर्टिकल 24 में आता है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। अगला हमारा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता व आचरण की स्वतंत्रता, इसमें जो है आर्टिकल 25 से 28 तक आते हैं, मैंने इसमें सिर्फ दो ही लिखे हैं, जो कि दोनों ही मतलब ये दो ही ज्यादा पूछे जाते हैं। आर्टिकल 25, धर्म को मानने में आचरण की स्वतंत्रता, भारत में सभी लोग स्वतंत्र हैं, वो कोई भी धर्म मान सकते हैं और उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, ठीक है जी। आर्टिकल 25 हो गया। आर्टिकल 26, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, इसका मतलब ये है, देखो, जैसे कोई विद्यालय है, अब वो है हिंदुओं का, और उसमें कुछ कुछ मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर वो वहां पर धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं और वो मुस्लिम बच्चे शिक्षा नहीं लेना चाहते, तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये है आपका धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। और एक और पॉइंट इसमें बताया गया है कि जो भी सरकारी विद्यालय हैं, उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी अपना, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही बहुत ही बार पूछे जाते हैं, बहुत ही बार, क्योंकि ये है अल्पसंख्यकों से रिलेटेड। देखो, आर्टिकल 29 बोलता है अपनी भाषा व लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो अपनी भाषा व लिपि व संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, वो उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, वो उसके अनुसार रह सकते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार है, ये बोलता है आपका आर्टिकल 29। बात करते हैं आर्टिकल 30, तो अल्पसंख्यक जो है अपने लिए शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित कर सकते हैं, उनको ये अधिकार भी दिया गया है, ठीक है जी। आगे आर्टिकल 31, संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है, मैंने आपको बताया था, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, अनुच्छेद 300 कै के अंतर्गत। अब आपका आता है आखिरी वाला मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। देखो, इसको
एक सिंपल लाइन में समझाऊं, अगर आपके ऊपर के किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है या आपसे छीना जाता है तो आप उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इसमें यही कहा गया है। ठीक है, पढ़ते हैं। ये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 5 प्रकार की रिट होती हैं जो कि कोर्ट जारी करता है। पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेबियस कॉर्पस, विधि के विरुद्ध। देखो, जब किसी व्यक्ति को विधि के विरुद्ध बंदी बना लिया जाता है तो उसके जानने वाले, उसके भाई बंधु, उसके रिश्तेदार कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर ये अपील कर सकते हैं। तो कोर्ट फिर ये वाली रिट जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि बंदी कहाँ है उसे मेरे सामने लाके पेश किया जाए। क्योंकि ये रूल होता है ना कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने पेश करना होता है। ये हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगली रेट है आपके परमादेश। कोई शासक, निगम, अधिकारी यदि अपना कार्य नहीं करता है तो जो है कोर्ट ये आदेश जारी करता है कि अपने कर्तव्य का पालन करो। ये होता है आपका परमादेश। थर्ड थर्ड रेट है आपके प्रतिषेध, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन, स्टे ऑर्डर भी बोल देते हैं इसको। देखो, इसमें जब जब कोई लोअर कोर्ट जो है, जब कोई निचली अदालत अपने एरिया से बाहर जाकर कोई सुनवाई करता है तो उस पे जो है प्रतिषेध का ऑर्डर आ सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि भाई आप अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य क्यों कर रहे हो, उस पर वहीं स्टे लगा दिया जाता है। ठीक है, ये प्रतिषेध हो गया। फोर्थ है उत्प्रेषण। जब कोई अदालत या अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करता है, यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है वो कार्य, तो उसके लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है कि आप ये कार्य आपके अधिकार का नहीं है, इससे अपने ऊपर अधिकारी को भेजो, ऊपर वाली कोर्ट में भेजो। तो इसको आप एक तरीका से ऊपर भेजो से याद रख लेना, ये पॉइंट हो जाएगा। अगला है लास्ट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला और पांचवा तो याद ही कर लेना, और ये दूसरा वाला भी। ये तीन तो आप हमेशा कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर बैठ जाता है, यानी कि जो उसका पद नहीं है, जहां पर उसको नहीं बैठना चाहिए, तो कोर्ट आदेश करता है या उससे पूछता है कि किस आप किस उससे स्थिति से या फिर किस शक्ति से आप यहाँ पर बैठे हो, उसका जवाब दो। ये होता है आपका अधिकार परीक्षा। ये आपके 5 रिट है एग्जाम में। देखो, ये भी पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी करता है, या कोर्ट 5 प्रकार के रिट। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये कि संविधान की आत्मा किसने कहा था इसको। मतलब ये जो भी सारे क्वेश्चंस है ना, ये सारे पीवाईक्यू बेस्ड हैं, सारे पीवाईक्यू बेस्ड, और सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके। शायद ही कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन या पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसमें से छूट रहा होगा। आगे बढ़ते हैं जी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इमरजेंसी के दौरान जब भारत में आपातकाल की स्थिति होती है तो आपके सारे जो है मूल अधिकारों को छीन लिया जा सकता है या फिर उसको निलंबित कर दिया जा सकता है, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि केवल कौन से अनुच्छेदों, कौन से अधिकारों को छोड़कर सारे मूल मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं, तो आपका 20 और 21। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक ये क्वेश्चन वैसे हाई लेवल के एग्जाम्स में आता है, लेकिन आप पढ़ लो तो अच्छी चीज है। इसमें इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त है हमारे यहाँ और कौन से विदेशियों को अधिकार प्राप्त है। तो मैंने जो याद किया था वो मैंने बस सिर्फ अपने नागरिक वाले याद कर लिए थे, बाकी तो वो उनको भी उपलब्ध है। तो ये थे 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29 और 30 मैंने ये याद कर लिए थे, ये हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और जो इनके अलावा है वो फिर आपके विदेशियों को भी प्राप्त है। मतलब वो नागरिकों को तो है ही है, वो विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन ये सारे सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं। ठीक है जी, आज की क्लास हो गई है फिनिश। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट जो जो क्लास कौन से टॉपिक पे चाहते हो उसको कमेंट कर देना। ठीक है जी, जय हिंद।